हेलो। तो ये लेक्चर नंबर 1 है वर्किंग पावर सीरीज़ का। तो इस लेक्चर में हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वो पढ़ने वाले हैं। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ओके, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को डिनोट करते हैं हम लोग, मतलब को लिखते हैं हम लोग एफ डॉट एस। ओके, जहाँ पे एफ है फोर्स और एस है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी फोर्स का हमें वर्क डन निकालना है तो वो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे लिखो और डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ठीक है। तो एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, है ना। अब जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, उस पॉइंट को देखो, ठीक है ना, उस मॉलिक्यूल को देखो, है ना। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है राइट की तरफ जा रहा है और इसके हम लोग 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट वाले लेंथ के लिए, मतलब 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क डन बाय 20 न्यूटन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ है, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो हो जाएगा खुद 5 मीटर, है ना। पॉइंट ए यहाँ था, यहाँ से यहाँ 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय 20 न्यूटन विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन का मैग्नीट्यूड डॉट एस, मतलब क्या है? एफ एस कॉस थीटा, तो इनटू एस का मैग्नीट्यूड कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा था उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो एफ एस कॉस फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये न्यूटन में था, ये मीटर में था, तो ये न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर बोलो या जूल बोलो, दोनों सेम है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट को देखना है, ठीक है। ओके, अब इसी केस में ऐसा हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट पे कोई और भी फोर्स लग रहा हो, ऑफकोर्स होगा भी, इसलिए मैंने यहाँ पे सरफेस ड्रॉ किया था। तो अगर आप इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस जो है ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल यहाँ पे कहीं लग रहा है मान लो, है ना। तो ये जो नॉर्मल है ये कितने से डिस्प्लेस हुआ है? तो नॉर्मल अगर पॉइंट बी पे लग रहा है तो पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट भी आप बोलोगे तो 5 मीटर है ना। बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका रिजिड है और वो स्ट्रेट लाइन मोशन कवर किया है, ठीक है, रोटेट नहीं किया है, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन कवर किया है, तो ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल मान रहे हो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर टुवर्ड्स राइट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल फोर्स का वर्क निकालो आप इसी केस में, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक, ये हो जाएगा नॉर्मल का मैग्नीट्यूड इनटू जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल का टुवर्ड्स राइट, तो ये कॉस 90 तो 0 होता है, तो वर्क डन 0 आया, ठीक है। अब इसी केस से मान लेते हैं एक फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट है ना। इसी केस से मान लेते हैं एक फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ। तो फ्रिक्शन मान लो यहाँ पे लग रहा है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू है फॉर एग्जांपल मान लो 10 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का नाम सी मान लो, तो पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, फिर से, है ना। ऊपर वाले केस को ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस फ्रिक्शन को लिखना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चीज़ें मैंने दिखा दिया था, फ्रिक्शन दिखाता तो कन्फ्यूजन होता, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक अगर निकालो आप, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ये हो जाएगा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो कि 10 है इनटू
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट कितने से डिस्प्लेस हुआ है 5, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, किस तरफ है मुझे मतलब नहीं। अब फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, उनके बीच का एंगल कितना है 180, तो cos 180, तो ये -50 जूल होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि वर्क डन जो होता है वो किसी फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। जैसे मैं खाली सिंपली नहीं पूछूंगा कि वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स है वो पूछूंगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट पे ऑल्दो एक से ज़्यादा फोर्सेस लग सकते होंगे, लग भी रहेंगे, मोस्ट जनरल केस वही है, लेकिन हम लोग जब वर्क निकालेंगे तो एट ए टाइम एक फोर्स का निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय 20 न्यूटन जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसका वर्क डन निकालने के लिए आपको देखना होगा जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। वैसे वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। वैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। ओके, तो अब भी मैं आगे इसके ऊपर कुछ बोलने वाला हूँ, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। आपके दिमाग में ये आ सकता है डाउट कि सर नॉर्मल तो एक पॉइंट पे नहीं लगता, हर पॉइंट पे लगना चाहिए। हाँ, लग भी रहा होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ नॉर्मल लग रहा है 5 न्यूटन, यहाँ 7 न्यूटन, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये 5 न्यूटन का जो नॉर्मल लग रहा है और ये बाकी जो नॉर्मल से लग रहे हैं, उस सब का सम तो टोटल नॉर्मल के बराबर होगा ना, ठीक है। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो टोटल नॉर्मल है 100 न्यूटन फॉर एग्जांपल, तो हर पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा है सब तो ऊपर की तरफ लग रहे होंगे, तो कहीं 10 न्यूटन, कहीं 5 न्यूटन, कहीं 7 न्यूटन, वैसे करते करते टोटल सम तो 100 न्यूटन आना चाहिए ना, ठीक है। और हर एक पॉइंट पे जहाँ पे नॉर्मल लग रहा है सबका डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर ही है ना। तो जब N1 S1 N2 S2 ये सब करोगे आप, तो N1 N2 ये सबको S को कॉमन ले सकते हो और N1 N2 का सम आपको टोटल N दे देगा, ठीक है। तो उसको सिंपल रखने के लिए मैंने यहीं पे कर लिया, अदरवाइज़ मैं N को बहुत सारे N1 N2 मान के भी करता तो सेम रिजल्ट आता, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि ये तीनों फोर्सेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ सबके सब कांस्टेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर फोर्स वेरिएबल रहेगा तो उसका वर्क डन हम लोग आगे देखेंगे शायद 4 या 5 लेक्चर के बाद। अभी के लिए तो ये फर्स्ट कांस्टेंट फोर्सेस के लिए वैलिड है। तो जिस भी फोर्स का वर्क निकालना है, देखो वो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो लिख दो, आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि वाई वर्क इज़ एफ डॉट एस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं सोचने का, ठीक है। तो एफ डॉट एस एक काम की चीज़ है जिसका नाम रखा गया वर्क, है ना। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये 3 एक्सट्रीम केस था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे एक और ऑब्जेक्ट, मतलब एक और फोर्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 20 न्यूटन के अलावा एक और फोर्स है 50 न्यूटन का मान लो, है ना। और ये जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है ना। अब ये पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँचेगा, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर से 5 मीटर ही होगा, ठीक है। तो वही जो मैंने बोला, रिजिड ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम अमाउंट से होता है, ठीक है। तो इसका वर्क डन बाय 50 न्यूटन अगर आपको निकालना है तो आपको पहले से पता है कि पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 50 न्यूटन है, जो मतलब जिस पॉइंट पे 50 न्यूटन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और 50 न्यूटन के बीच का एंगल जो है 90 से छोटा है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 37, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपका 250 इंटू कॉस 37 होता है 4/5 यानी 200 जूल, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग वर्क डन बाय मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेस वाला केस देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।